कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब कई हजार टन भारी एक कार्गो जहाज है जो गहरे समंदर में अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ समंदर है, लहरें उठ रही हैं। और वो भी पूरी स्पीड पर। हाँ, एकदम पूरी स्पीड पर। अब मान लीजिए उस जहाज के कप्तान को एक ऐसी चुनौती दी जाती है जो लगभग नामुमकिन है। उसे बिना जहाज को रोके, बिना उसकी स्पीड कम किए और बिना किसी बंदरगाह पर रोके चलते समंदर के बीचों बीच उस जहाज का पूरा इंजन बदलना है। अरे बाप रे, मतलब अगर इस प्रोसेस में एक भी पुर्जा गलत लगा या टाइमिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो वो विशाल जहाज बीच समंदर में हमेशा के लिए डूब सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई मैकेनिकल चैलेंज नहीं है, ये एक चलते हुए जिंदा सिस्टम को बचाए रखने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है। सही कहा। और आज हम जिस विषय के अंदर गहराई से गोता लगाने वाले हैं उसकी स्थिति हूबहू इसी जहाज जैसी है। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, यानी भेल की, जो कि एक बहुत है विशाल सरकारी पावर हाउस है। बिल्कुल, एक ऐसा पावर हाउस जो दशकों तक भारत को कोयले से चलने वाली बिजली देता रहा और अब ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो और रिन्यूएबल एनर्जी के इस एकदम नए दौर में वो खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। और ये ट्रांजिशन कोई आसान काम नहीं है। एकदम नहीं। आज हमारे पास इस पूरे ट्रांजिशन को डिकोड करने के लिए कुछ बेहतरीन रिसर्च काम बार लगा है। हमने पावरलाइन मैगजीन के लेटेस्ट इनसाइट्स देखे हैं, ICICI डायरेक्ट और केयर रेटिंग्स की अगस्त और जून 2025 की बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स हैं। और साथ ही JTII का कई सालों का बहुत ही डीप फाइनेंशियल डेटा भी है। हाँ, और इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बन रही है ना, वो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सच कहूँ तो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसी केस स्टडीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। एक ऐसी लेगेसी कंपनी जो अपनी पुरानी दुनिया के बोझ और नई दुनिया की डिमांड्स के ठीक बीच में फंसी हुई है। तो चलिए सबसे पहले उस स्केल को समझते हैं जिस पे भेल ऑपरेट करता है, क्योंकि बिना इसके हम आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं पावरलाइन मैगजीन का डेटा देख रहा था तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हाँ, उनके नंबर्स सच में बहुत इम्प्रेसिव हैं। इम्प्रेसिव से भी ज्यादा। भारत की कुल स्थापित यूटिलिटी स्केल थर्मल कैपेसिटी में भेल की 55% हिस्सेदारी है, न्यूक्लियर पावर में 48% और हाइड्रो यानी जल विद्युत में 44%। मतलब आधे से ज्यादा देश। वही तो, मतलब आज हमारे और आपके घर में जो बल्ब जल रहा है या AC चल रहा है उसके पीछे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि किसी न किसी पावर प्लांट में भेल की ही टरबाइन घूम रही होगी। और वो भी पिछले 50-60 सालों से। देखिए, इनके पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो हर साल 20 गीगावाट के पावर इक्विपमेंट डिलीवर कर सकता है। 20 गीगावाट? हाँ, 20 गीगावाट। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है अपने आप में। और मुझे लग रहा है कि शायद इसी इकोसिस्टम का नतीजा है कि इनकी ऑर्डर बुक इस वक्त छप्पर फाड़कर आगे बढ़ रही है। मैं केयर रेटिंग्स और ICICI डायरेक्ट का डेटा देख रहा था। अगस्त 2025 का डेटा। हाँ, अगस्त तक भेल के पास 2,04,375 करोड़, मैं फिर से दोहराता हूँ, 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है। ये एक बहुत ही भारी भरकम नंबर है। बिल्कुल। सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में ही इन्हें थर्मल पावर सेक्टर से 14.6 गीगावाट के नए ऑर्डर्स मिले हैं और ICICI का अनुमान है कि भारत अगले 10 सालों में 80 गीगावाट अतिरिक्त थर्मल कैपेसिटी जोड़ने जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर भेल के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कई सालों तक चलने वाली पाइपलाइन तैयार करता है। लेकिन एक सेकंड, यहीं पर मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या? हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि दुनिया बदल रही है। हम देखते हैं कि हर जगह सोलर पैनल लग रहे हैं, विंडमिल्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ गया है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस तो है। हर कोई कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कर रहा है। तो फिर अचानक से इस कोयला आधारित थर्मल कंपनी के पास ऑर्डर्स की इतनी बाढ़ क्यों आ गई? क्या हम वापस कोयले के युग में जा रहे हैं? ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजिमी है, लेकिन इसका जवाब कोयले से प्यार नहीं है। इसका जवाब हमारे पावर ग्रिड की मजबूरी है। मजबूरी? वो कैसे? देखिए, सोलर और विंड एनर्जी बहुत शानदार है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी खामी है, वो इंटरमिटेंट है। मतलब रुक कर आती हैं। हाँ, सूरज 24 घंटे नहीं चमकता है, हवा हमेशा एक जैसी स्पीड से नहीं चलती है। लेकिन दूसरी तरफ
अगर हम देखें तो अस्पतालों की मशीनें हो गईं या डेटा सेंटर्स का सर्वर हो गया या फिर हेवी इंडस्ट्रीज हो गई। उन्हें तो लगातार बिजली चाहिए। बिल्कुल, इन्हें 24 घंटे बिना एक सेकंड रुके एक स्टेबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, अगर वोल्टेज थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ग्रिड ट्रिप कर जाएगा और पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। एकदम सही। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है बेस लोड कैपेसिटी का। ग्रिड को एक ऐसा पावर सोर्स चाहिए जो मौसम के मूड पर बिल्कुल भी निर्भर ना हो, जो बिना रुके लगातार एक भारी मात्रा में बिजली पैदा कर सके। ओके, तो वो बेस लोड आज की तारीख में कोयले और न्यूक्लियर से ही आता है। देखिए, भारत की इकोनॉमी जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, पावर की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज है। हाँ, आप रातों रात सिर्फ सोलर के भरोसे पूरे देश की इंडस्ट्री नहीं चला सकते। आपको नए थर्मल पावर प्लांट लगाने ही पड़ेंगे। और जब भारत में 800 मेगावाट के विशाल बॉयलर या टर्बाइन बनाने की बात आती है तो भेल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, उस स्केल पर भेल के अलावा कोई दूसरा बड़ा प्लेयर मौजूद ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है। मतलब जब तक रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोई बहुत ही जादुई और सस्ती बैटरी नहीं बन जाती, तब तक कोयला हमारे ग्रिड का हार्ट बीट बना रहेगा। हाँ, और भेल उस हार्ट बीट को चला रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में नेट जीरो की इतनी बातों के बावजूद भेल के पास थर्मल ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई है। लेकिन इस 2 लाख करोड़ के पहाड़ जैसी ऑर्डर बुक को देखने के बाद जब मैं उनकी कमाई का डेटा देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। ICICI डायरेक्ट की Q1 FY26 रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही रिपोर्ट मेरे सामने है। अगर आपके पास इतने ऑर्डर्स हैं तो आपको तो मतलब लिटरली नोट छापने चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उनका रेवेन्यू करीब 5,487 करोड़ पर बिल्कुल फ्लैट है। और मुनाफे का तो सवाल ही नहीं है। वही तो, मुनाफे की जगह कंपनी ने 537 करोड़ का एबिडा घाटा दर्ज किया है और 455 करोड़ का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घाटा दर्ज किया है। मेरा सवाल यह है कि 2 लाख करोड़ के गारंटेड काम के बावजूद कोई कंपनी 500 करोड़ का घाटा कैसे खा सकती है? ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। और केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट ने इसका जो कारण बताया है उसे उन्होंने एक शब्द में डिकोड किया है, वो है लेगेसी ऑर्डर्स। लेगेसी ऑर्डर्स मतलब पुराने ऑर्डर्स? हाँ, पुराने ऑर्डर्स। लेकिन पुराने ऑर्डर्स घाटा क्यों दे रहे हैं? काम तो काम होता है। इसे समझने के लिए हमें भेल के काम करने के तरीके को थोड़ा गहराई से समझना होगा। भेल एक EPC कंपनी है, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ओके। इनके प्रोजेक्ट्स हफ्ते या महीने में पूरे नहीं होते, इन्हें सालों लग जाते हैं। अब केयर रेटिंग्स का एक डेटा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो बहुत चौंकाने वाला है। भेल के ग्रॉस करंट एसेट डेज, जिन्हें GCA डेज कहते हैं, वो लगभग 659 दिन है। 659 दिन? एक सेकंड, मतलब अगर आज उन्होंने कोई काम किया तो उसका पैसा उन्हें 1.25 साल बाद मिलेगा? एग्जैक्टली। और इसी को फाइनेंस की भाषा में बैक एंडेड पेमेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। रुकिए, मैं इसे अपने दिमाग में थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ। कई स्थिति वैसी है जैसे मैं किसी बिल्डर को एक बहुत बड़ा सा घर बनाने का ठेका दूं और मैं उससे कहूँ कि तुम अपनी जेब से सीमेंट लाओ, अपनी जेब से स्टील लाओ, मजदूरों को हर दिन की दिहाड़ी दो। हाँ, सारा कच्चा माल खुद लाओ। लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट का 90% हिस्सा तब दूंगा जब पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा, उस पर पेंट हो जाएगा और तुम मेरे हाथ में चाबी दोगे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। एकदम यही हो रहा है भेल के साथ। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही मिलता था। अब सोचिए, भेल अपनी जेब से सप्लायर्स को पैसा दे रहा है, अपने हजारों कर्मचारियों को हर महीने सैलरी दे रहा है। लेकिन ग्राहक से पैसा 2 साल बाद आना है। हाँ, उनकी पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है इस चक्कर में। और मान लीजिए इस 2 साल के लंबे अंतराल के दौरान अचानक से दुनिया में स्टील या तांबे के दाम 2 गुने हो गए, तो क्या होगा? ओह, मैं समझ गया। कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स प्राइस का था। बिल्कुल, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भेल अपने ग्राहकों से अचानक जाकर ज्यादा पैसा नहीं मांग सकता। बढ़ा हुआ सारा खर्च उन्हें खुद अपनी जेब से उठाना पड़ता है। तो मतलब पुराना काम पूरा करते करते ही उनका प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हाँ, और वो सीधे घाटे में चले जाते हैं। Q1 FY26 में पावर सेगमेंट ने जो 510 करोड़ का भारी घाटा दिया है ना, वो इसी वर्किंग कैपिटल के फंसने और कमोडिटी के बढ़े हुए दामों का सीधा नतीजा था। ये तो मुझे एक तरह का सुसाइड मिशन लग रहा है। मतलब आप काम करते जाओ और पैसे का इंतजार करते करते खुद ही कंगाल हो जाओ। तो क्या भेल का मैनेजमेंट इस दलदल से बाहर निकलने के लिए कुछ कर रहा है या बस ऐसी भगवान भरोसे चलने दे रहे हैं? नहीं, मैनेजमेंट को ये बात अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। केयर और ICICI दोनों रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देकर बताती हैं कि अब भेल ने माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट स्ट्रक्चर पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है।
माइलस्टोन बेस्ड, मतलब अब चाबी मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब नया नियम ये बन रहा है कि अगर प्लांट की नींव खोदी गई तो इतना पैसा मिलेगा, अगर दीवार खड़ी हुई तो इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे पैसा आएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स पूरे होंगे पैसा सीधे कंपनी के अकाउंट में आता रहेगा। इससे उनका कैश फ्लो बहुत सुधरेगा और जो ये वर्किंग कैपिटल की भयानक समस्या है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो खैर पुरानी बीमारियों के इलाज की बात हो गई, लेकिन पावरलाइन मैगजीन का एक आर्टिकल एक और ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, उनके डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। हाँ, उनके मुताबिक भेल एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट पर काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में उनके टोटल बिजनेस का कम से कम 50% हिस्सा नॉन कोल यानी गैर कोयला क्षेत्रों से आए। और ये बदलाव हमें Q1 FY26 के डेटा में साफ दिख भी रहा है। नए ऑर्डर्स में इंडस्ट्री सेगमेंट का हिस्सा अचानक से उछलकर 43% हो गया है। ये तो बहुत तेज बदलाव है और वो सिर्फ 1-2 सेक्टर्स में नहीं घुस रहे हैं। मैंने पूरी लिस्ट देखी है। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। वो डिफेंस में अपने अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर्स ले चुके हैं। इसके अलावा कोल इंडिया के साथ मिलकर वो कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं, जहां वो अमोनियम नाइट्रेट का प्लांट लगाने वाले हैं। और फिर ग्रीन स्टार्ट हाइड्रोजन इंडिया के साथ 155 बिलियन रुपए के मौकों की तलाश के लिए MOU साइन किया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में जा रहे हैं और तो और हिताची एनर्जी के साथ मिलकर भादला और फतेहपुर के बीच 6000 मेगावाट का HVDC ट्रांसमिशन टर्मिनल भी बना रहे हैं। मतलब इस लिस्ट को सुन के किसी को भी चक्कर आ सकता है, इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स। वही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या एक ही समय पर इतनी सारी नावों में पैर रखना कोई समझदारी है? क्या ये किसी बहुत ही सोचे समझी रणनीति का हिस्सा है, या फिर भेल कोयले के उस गंदे टैग से घबराकर हर उस सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है जो आज के टाइम में कूल माना जाता है? कहीं ये उनकी हताशा तो नहीं है? देखिए, अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये हताशा लग सकती है। कोई भी सोचेगा कि एक बॉयलर बनाने वाली कंपनी अचानक से डिफेंस की तोपें और हाइड्रोजन प्लांट क्यों बनाने लगेगी। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। लेकिन जब आप ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट को गहराई से पढ़ते हैं और पावर सेक्टर के अंदर की राजनीति को समझते हैं तो पता चलता है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? मुझे तो लग रहा था कि वो अपना मेन फोकस लूज कर रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ। दशकों से भेल का सबसे मुख्य कस्टमर कौन रहा है? सरकार? राज्य सरकारों के बिजली बोर्ड, जिन्हें स्टेट डिस्कॉम्स कहते हैं। अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के बिजली बोर्ड इस वक्त भयंकर घाटे में चल रहे हैं। हाँ, ये तो खबर आती रहती है। केयर रेटिंग्स अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताती है कि भेल का करीब 8,650 करोड़ रुपया इन कमजोर स्टेट यूटिलिटीज के पास फंसा हुआ है। अब सोचिए, जब कस्टमर के पास खुद ही पैसा नहीं है तो वो भेल को कहाँ से देगा? अच्छा, मतलब असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि भेल क्या बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो जिसे अपना सामान बेच रहा है वो खुद कंगाल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर भेल सिर्फ पावर जनरेशन इक्विपमेंट पर ही टिका रहा तो वो जिंदगी भर इन बिजली बोर्डों के डिफॉल्ट के रिस्क में फंसा रहेगा। इसीलिए उन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन किया है। तो कस्टमर बेस बदलने के लिए? हाँ, जब वो डिफेंस में जाते हैं तो उनका कस्टमर भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय होता है, जहाँ पेमेंट रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। जब वो ट्रांसमिशन में जाते हैं तो वहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी बहुत ही मजबूत संस्थाएं हैं। और ये ट्रांसमिशन वाली बात मुझे बहुत लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि अगर देश भर में बड़े बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं तो वहाँ से बिजली शहरों तक लाने के लिए हाई वोल्टेज लाइनें भी तो चाहिए होंगी। और मजे की बात ये है कि भारत सरकार अगले कुछ सालों में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 5 लाख करोड़? बाप रे। हाँ, तो भेल के पास हैवी इंजीनियरिंग, वेल्डिंग और मेटल का जो 50 साल का पुराना अनुभव है, वो उसी स्किल्स को इन नए सेक्टर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जहां पावर सेगमेंट आज घाटे में है, वहीं ICICI रिपोर्ट बताती है कि उनके इंडस्ट्री बिजनेस का EBIT मार्जिन Q1 FY26 में शानदार 19% रहा है। वाह, 19% मार्जिन! यानी आप अपनी वही पुरानी इंजीनियरिंग स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कस्टमर के लिए जो समय पे पैसा भी देते हैं और ज्यादा मार्जिन भी देते हैं। ये तो सच में बहुत स्मार्ट मूव है। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा नंबर्स क्या और गहरे समुंदर में चलते हैं। मेरे पास JTIR यानी जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च की एक बहुत ही डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जो 2018 से 2022 तक के डेटा को ट्रैक करती है।
ये वो दौर था जब महामारी भी आई थी और आर्थिक मंदी भी चल रही थी। हाँ, ये पीरियड किसी भी कंपनी के लिए एक असली स्ट्रेस टेस्ट था और इस रिपोर्ट में मुझे कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीजें दिखी। सबसे पहले उनकी रिकवरी का पैटर्न। 2021 में भेल का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA गिरकर -3.1% हो गया था, जो कि बहुत ही खराब स्थिति थी। मतलब उनकी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कोई रिटर्न नहीं दे रही थी बल्कि पैसा खा रही थी। लेकिन 2022 आते आते उन्होंने शानदार वापसी की और ये नंबर पॉजिटिव 0.7% पर आ गया, जो साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशंस को सुधारने पर बहुत मेहनत की है। और एक और अच्छी चीज देखी मुझे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये 2.48 से जंप करके 6.66 हो गया। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स से फंसा हुआ पैसा वसूलने की स्पीड काफी बढ़ा दी है? एग्जैक्टली। डेटर्स टर्नओवर का बढ़ना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऑक्सीजन मिलने की तरह होता है। जो बिल पहले सालों तक धूल खाते रहते थे, अब वो उन्हें तेजी से कैश में बदल रहे हैं। इससे उनका कैश साइकिल बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन इसी JTI रिपोर्ट में कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो सीधे सीधे खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आप लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, लिक्विडिटी यानी तरलता की। 2022 में इनका करंट रेशियो 3.04 था। कागजों पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भेल के पास अपनी देनदारियां चुकाने के लिए 3 गुना ज्यादा एसेट्स हैं। लेकिन जब मैं उनका क्विक रेशियो देखता हूं तो वो धड़ाम से गिरकर 0.75 रह गया। अब अगर मुझे अपनी पुरानी फाइनेंस की पढ़ाई याद है तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो है इन्वेंट्री, यानी गोदाम में रखा हुआ माल। बिल्कुल सही। आप अपने कर्मचारियों की सैलरी गोदाम में पड़ी किसी भारी टरबाइन से तो नहीं दे सकते ना, आपको कैश चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। क्विक रेशियो का 0.75 होना ये चीख चीख कर बता रहा है कि भेल का बहुत सारा पैसा, उनका लिक्विड कैश, इन्वेंट्री में जाकर फ्रीज हो गया है। आधा अधूरा बनावा माल उनकी फैक्ट्रियों या प्रोजेक्ट साइट्स पर बस धूल खा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वो गलत प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कोई खरीद नहीं रहा है? नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट इस पहेली को बहुत अच्छे से सुलझाती है। असली रुकावटें भेल के कारखानों के अंदर नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया में है। बाहरी दुनिया में जैसे कि क्या? जैसे कि जमीन का अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए भेल ने अपने कारखाने में 500 टन का एक विशाल बॉयलर बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है। उन्होंने उसे बड़े बड़े ट्रकों पर लादा और कस्टमर की प्रोजेक्ट साइट पे भेज दिया। लेकिन जब ट्रक वहां पहुंचे तो पता चला कि राज्य सरकार अभी तक किसानों से वो जमीन ही नहीं ले पाई है, या फिर वन विभाग से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं मिला है। ओहो, तो वो करोड़ों रुपए का बॉयलर उस कीचड़ वाली साइट पे ऐसे ही पड़ा रहेगा? बिल्कुल। भेल ने अपना सारा पैसा और मेहनत तो लगा दी, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट अटका हुआ है, वो उस बॉयलर का बिल पास नहीं करवा सकते। उनकी इन्वेंट्री बुक्स में बढ़ती जा रही हैं और उनका कैश ब्लॉक हो गया है। हाँ, और फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनका मुनाफा लगातार गिरता जाता है। और मुझे लगता है कि इस ब्लॉक हुए कैश की भरपाई करने के लिए रोजमर्रा के खर्चे और सैलरी चलाने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता होगा। बिल्कुल। शायद यही कारण है कि रिपोर्ट दिखा रही है कि उनका डेट टू इक्विटी अनुपात धीरे धीरे 0.18 से बढ़कर 0.25 हो गया है। मतलब वो कर्ज पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। ये तो एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। आप एक ही जगह पर टिके रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहे हैं। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। कोई भी आम प्राइवेट कंपनी इस चक्रव्यूह में फंसकर अब तक नीलाम हो चुकी होती। सच में? लेकिन भेल कोई आम कंपनी नहीं है। यहीं पर उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र काम आता है। ब्रह्मास्त्र? और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? भारत सरकार की भेल में 63.17% हिस्सेदारी है। इस कंपनी के पास महारत्न का बहुत ही प्रेस्टिजियस दर्जा है। अच्छा। केयर रेटिंग्स अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखती है कि सरकार का ये सपोर्ट भेल के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट का काम करता है। मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सरकार उन्हें डूबने से बचा लेगी। सिर्फ बचाने की बात नहीं है, इसी सरकारी मोहर की वजह से उन्हें बैंकों से बहुत ही आसानी से और कम ब्याज पर वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाता है। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद उनकी क्रेडिट रेटिंग आज भी AA- स्टेबल बनी हुई है। ये तो बहुत तगड़ी रेटिंग है। हाँ,
उनके पास 7,612 करोड़ रुपए का तगड़ा नकद और बैंक बैलेंस है और सबसे कमाल की बात बताऊं, उन पर कोई भी लंबी अवधि का भारी कर्ज नहीं है। वाओ, मतलब सरकार का हाथ सिर पे है, इसलिए बैंक कभी भी इनके लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे। तो अगर हम इस पूरी केस स्टडी, इन सारे भारी भरकम रिपोर्ट्स और डेटा को समेट कर एक फाइनल निचोड़ निकालें, तो वो क्या होगा? निचोड़ ये है कि भेल को अब सिर्फ एक टर्बाइन या बॉयलर बनाने वाली सरकारी कंपनी की तरह देखना बंद करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो भारत की पुरानी ऊर्जा जरूरतों यानी थर्मल पावर को पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रिड को बेस लोड चाहिए, लेकिन साथ ही वो बहुत खामोशी से और स्मार्ट तरीके से भविष्य की तकनीकों की तरफ मुड़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, डिफेंस, ईवी और ट्रांसमिशन। और फाइनेंस की दुनिया के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। बिल्कुल। जो लोग सिर्फ शेयर बाजार में ऑर्डर बुक देखकर तालियां बजाते हैं ना, उन्हें ये केस स्टडी जरूर पढ़नी चाहिए। 2 लाख करोड़ के ऑर्डर सुनने में बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी तो कल ही डबल हो जाएगी। हाँ, अक्सर लोग सिर्फ टॉप लाइन देखते हैं। लेकिन अगर उन ऑर्डर्स के साथ बैक एंडेड पेमेंट की शर्तें जुड़ी हैं, अगर कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो वो 2 लाख करोड़ आपकी बैलेंस शीट के गले का फंदा भी बन सकते हैं। पैसा कब आ रहा है, ये उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसा कितना आ रहा है। एकदम सही बात कही आपने। और मैनेजमेंट का रेवेन्यू सेंट्रिक अप्रोच से प्रोजेक्ट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना, जहां फोकस सिर्फ ऑर्डर झपटने पर नहीं बल्कि माइलस्टोन के हिसाब से पैसा वसूलने पर है, यही भेल के टर्न अराउंड की सबसे बड़ी चाबी है। तो आज की इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो शायद आगे भी सोचने पर मजबूर कर दे। हमने शुरुआत में उस समुद्री जहाज की बात की थी जिसका इंजन बीच समंदर में बदला जा रहा है। अगर भेल अपनी इस नई रणनीति में पूरी तरह कामयाब हो जाता है और मान लीजिए अगले 10 सालों में सचमुच इसका 50% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रीन एनर्जी, डिफेंस वेपन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से आने लगता है, तो क्या भविष्य में इस कंपनी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहना भी सही होगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ये एक ऐसे नए दौर के सरकारी समूह का चेहरा बन जाएगा जिसे किसी एक इंडस्ट्री के चश्मे से देखना मुमकिन ही नहीं होगा। एक ऐसा जहाज जो अपना इंजन बदलते बदलते खुद एक पूरी तरह से नया जहाज बन चुका है। ये सच में सोचने वाली बात है कि उनकी लेगेसी, ब्रांड आइडेंटिटी और उनके असली बिजनेस के बीच का ये फासला भविष्य में कैसे भरा जाएगा। तो आज की डीप डाइव में बस इतना ही। 2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, फंसा हुआ कैश, कोयले की मजबूरी और ग्रीन फ्यूचर के बीच झूलती भेल की इस दिलचस्प कहानी को हमारे साथ डिकोड करने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई शानदार इनसाइट के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए,